हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। आज हम डील करने वाले हैं BPSC 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियोरी। ओके, आज हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट, कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेकेंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस परचेज़ करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, so let's start with our first question. Discuss the postmodernist view on globalization. Postmodernists believe that globalization is a complex and changing process. They reject the idea that there is only one truth or one way to understand the world. According to them, globalization affects different people, culture, and societies in different ways. They focus on diversity, culture, identity, media, and role of knowledge in shaping the modern world. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ का ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड इंफॉर्मेशन के थ्रू एक दूसरे से जुड़ना। ठीक, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट ग्लोबलाइजेशन को दूसरे थिंकर से अलग तरीके से देखते थे। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते थे कि ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ एक एंगल से नहीं समझा जा सकता। हर कंट्री, हर सोसाइटी एंड हर इंसान पर इसका इफ़ेक्ट अलग होता है। एंड ये लोग मानते थे कि दुनिया बहुत डाइवर्स है एंड इसीलिए कोई भी एक थियोरी या एक एक्सप्लेनेशन पूरी दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा गया है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। Okay, let's move on further. Rejection of one universal view. Postmodernists do not agree that globalization has the same impact everywhere. They argue that every country and society experience globalization differently. There is no single explanation that describes the whole world. यूनिवर्सल व्यू का मतलब होता है कि एक एक्सप्लेनेशन सभी जगह अप्लाई हो। ठीक है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट इस बात से एग्री नहीं करते थे। वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अमेरिका में अलग इफेक्ट करता है, इंडिया में अलग करता है, अफ्रीका में अलग करता है, इसलिए हर सोसाइटी का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है। सो एक ही थियोरी से आप सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी। According to postmodernists, globalization increased cultural exchange. People come into contact with different language, tradition, lifestyle, and belief through travel, internet, and media. This creates new identities, but it can also weaken local culture and tradition. पोस्टमॉडर्निस्ट कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग कल्चर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस, फूड, फैशन, म्यूज़िक, ट्रेडिशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे नई आइडेंटिटीज़ बनती है, लेकिन साथ ही जो लोकल कल्चर है और ट्रेडिशन है उनको भी खतरा हो सकता है। यानी ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं एंड नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। रोल ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. Postmodernists believe that media and technology are the main forces behind the globalization. Television, social media, smartphone, internet connect people across the world. These technology influence people's opinion, lifestyle, and values, making the world more connected. Postmodernists कहते हैं कि आज के टाइम में मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। करेक्ट, जैसे इंटरनेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, इन चीज़ों ने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया है। आज एक कंट्री की न्यूज़ कुछ ही सेकंड में दूसरी कंट्री तक पहुंच जाती है। एंड ये टेक्नोलॉजीज़ लोगों की थिंकिंग, लाइफस्टाइल, ओपिनियन, ये सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है एंड वर्ल्ड को कनेक्ट करती है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, दे आर्ग्यू दैट knowledge and information have become more important than land or industrial production. In today's world, information spread quickly across borders. People depend on digital communication, online education, and global networks for learning and work. पोस्टमॉडर्निस्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पावरफुल रिसोर्स बन गए हैं। पहले कंट्रीज़ की जो पावर थी वो लैंड एंड इंडस्ट्री से मेजर होती थी, लेकिन आज इन्फॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। इसीलिए आज की सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहा जाता है। क्योंकि सब कुछ किस पे बेस्ड है, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, हर चीज़ में आपको डिजिटल वर्ड मिल ही जाएगा। ठीक है,
कि एजुकेशन भी आजकल घर पे ही हो रहा है, आपकी जो शॉपिंग है वो भी घर से ही हो रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन भी आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। तो इसी वजह से सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहा जाता है। डाइवर्सिटी इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्मिटी। Unlike some thinkers who believe globalization creates one common culture, postmodernists argue that it also creates diversity. Different culture mixed together, leading to new form of music, fashion, art, and lifestyle. This process called cultural hybridity. कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया एक जैसी बन रही है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ सेमनेस नहीं लाता, ये डाइवर्सिटी भी बढ़ाता है। डिफरेंट कल्चर मिलकर नए फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जैसे फ्यूजन म्यूज़िक हो गया, फ्यूजन फूड हो गया, अलग तरीके का कल्चर हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, आर्ट हो गया, फैशन हो गया, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ को, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कल्चरल हाइब्रिडिटी कहते हैं। ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर मिलकर एक नया कल्चर या लाइफस्टाइल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कल्चरल हाइब्रिडिटी। क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रैंड थियोरीज। Postmodernists reject grand theories that claim to explain everything about society. They believe that no single theory, including liberalism or Marxism, can fully explain globalization because the world is too diverse and constantly changing. Postmodernists ग्रैंड थियोरीज को रिजेक्ट करते हैं। ग्रैंड थियोरी क्या होती है? ग्रैंड थियोरी वो थियोरी होती है जो क्लेम करती है कि वो पूरी सोसाइटी को या पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जैसे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो इससे कोई भी एक थियोरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि डाइवर्सिटी भी बहुत है ना, और इतने सारे कल्चर भी हैं, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो एक थियोरी तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। इसलिए हर सोसाइटी को उसके अपने कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, पोस्ट मॉडर्निस्ट see globalization as a dynamic and multi-dimensional process. They believe it has both positive and negative effects. While it connects people and encourages cultural exchange, it also changes identities and may threaten local tradition. Instead of giving one fixed explanation, postmodernists encourage us to understand globalization from different perspectives. Their approach highlights the importance of culture, media, technology, diversity, and multiple realities in understanding the globalized world. पोस्ट मॉडर्निस्ट ग्लोबलाइजेशन को डायनामिक, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन प्रोसेस मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि कल्चर, आइडेंटिटी, मीडिया, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इन सारी चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है। एंड ये लोग ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हर सोसाइटी में अलग होते हैं, इसलिए इसे समझने के लिए हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स अपनाने चाहिए। इसलिए पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच को ग्लोबलाइजेशन का सबसे फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स अप्रोच माना जाता है, क्योंकि ये हमें एक ट्रुथ के बजाय अलग अलग रियलिटीज़ को समझाने की सलाह देता है कि आप एक थियोरी से इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हर सोसाइटी के लिए इसके इफेक्ट्स अलग हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ एलिनेशन। The theory of alienation was developed by Karl Marx and explained how workers become separated from their work, the products they made, other people, and even themselves in capitalist system. According to Marx, when people do not have control over their work, they feel unhappy, powerless, and disconnected. Alienation is one of the most important ideas in sociology and help us to understand the problems faced by workers. थियोरी ऑफ एलिनेशन को कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। ये थियोरी बताती है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स धीरे धीरे अपने काम, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स एंड दूसरे लोगों से एंड खुद से भी डिसकनेक्टेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में एलिनेशन का मतलब है कि डिसकनेक्ट हो जाना, अलग हो जाना। मार्क्स कहते हैं कि जब वर्कर्स अपने काम पर से कंट्रोल खो देता है या सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है, तो वो अपने काम से खुशी महसूस नहीं कर पाता, वो सिर्फ मशीन की तरह काम करता है एंड धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है, जो क्रिएटिविटी है, वो दोनों ही ख़त्म होने लगती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स फीलिंग ऑफ बीइंग सेपरेटेड और डिसकनेक्टेड फ्रॉम समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट. Marx believed that in capitalism, workers do not own the factories, machines, or goods they produce. They work only to earn wages, while the workers make most of the profit. As a result, workers lose interest in their work and they feel like strangers to their own labor.
एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से इमोशनली एंड मेंटली अलग हो जाना। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म में फैक्ट्रीज ओनर की होती है, मशीन भी ओनर की होती है, प्रोडक्ट्स भी ओनर के होते हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ उन्हें बनाते हैं, तो उनका उन प्रोडक्ट पर कोई भी ओनरशिप रहती ही नहीं है। एंड इसी वजह से वर्कर्स को लगता है कि उन्हें अपने काम से कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो हैप्पी नहीं हो पाते हैं और अल्टीमेटली उनका जो इंटरेस्ट रहता है उस काम में वो कम होते जाता है और उन्हें स्ट्रेंजर सा भी फील होता है। 4 टाइप्स ऑफ एलिनेशन। Alienation from the product of work. Workers make product but do not own them. The finished goods belong to the employer and workers have no control over them. मार्क्स ने एलिनेशन को 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्कर प्रोडक्ट बनाता है लेकिन प्रोडक्ट उसका नहीं होता, उसका ओनर फैक्ट्री का मालिक होता है, तो वर्कर सिर्फ सैलरी घर पर लेकर चला जाता है, इसलिए वर्कर को अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से कोई भी अटैचमेंट नहीं हो पाता है। Alienation from the process of work. Workers have little freedom in how they perform their job. They follow fixed rules and repeat the same tasks every day, making work boring and stressful. वर्कर अपनी मर्जी से काम नहीं करते, उससे कंपनी के रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं एंड रोज़ वही सेम काम रिपीट करना पड़ता है एंड इससे वो काम काफ़ी बोरिंग एंड स्ट्रेसफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है 8 घंटे से सिर्फ एक ही स्क्रू लगाता रहता है, ठीक है, तो उसका धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है वो हमें भी पता है कम हो ही जाएगा, ख़त्म हो ही जाएगा। एंड इसे क्या कहते हैं हम? एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वर्क। एलिनेशन फ्रॉम अदर पीपल। Competition for job and wages reduce cooperation among workers. These create distance between workers and employees, as well as among workers themselves. कैपिटलिज्म में वर्कर्स एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, सब अपनी जॉब बचाने एंड ज़्यादा सैलरी पाने की कोशिश करते हैं एंड इसी वजह से वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी लोग एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? एलिनेशन फ्रॉम अदर पीपल। नेक्स्ट आता है एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, ह्यूमन नेचर। पीपल हैव क्रिएटिविटी, द एबिलिटी टू थिंक फ्रीली। रिपीटेटिव एंड कंट्रोल वर्क प्रिवेंट्स वर्कर फ्रॉम यूजिंग देयर टैलेंट्स, मेकिंग देम फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर ट्रू सेल्फ। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी, टैलेंट, सोचने की एबिलिटी होती ही है, लेकिन रिपीटेटिव एंड कंट्रोल वर्क की वजह से वर्कर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ ही नहीं कर पाते, वो सब मशीन की तरह काम करते रहते हैं एंड धीरे धीरे वो अपनी जो पर्सनालिटी है, जो टैलेंट है, उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। अब इसके कॉजेज देखते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनर्स की कंट्रोल में होती है एंड वर्कर के पास कोई ओनरशिप नहीं होती। सेकेंड आता है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क। वर्कर अपने काम पर कंट्रोल नहीं रखते, काम कैसे करना है, कितना करना है और कब करना है, ये सब एम्प्लॉयर ही डिसाइड करता है और एक ही तरह का काम रिपीट करते रहते हैं। हमने अभी देखा रोज़ एक ही टाइप का काम करना पड़ता है इन लोगों को। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रॉफिट को दी जाती है, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर को कम इंपॉर्टेंस मिलती है, इसलिए वर्कर्स को सिर्फ प्रोडक्शन का टूल ही समझा जाता है। अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच इक्वालिटी नहीं होती। एम्प्लॉयर पावरफुल होता है एंड वर्कर उस पर डिपेंडेंट रहता है। हर डिसीजन कौन लेता है? एम्प्लॉयर ही लेता है। ये अनइक्वल रिलेशनशिप भी एलिनेशन को बढ़ाता है। Effect of alienation. Alienation can lead to job satisfaction, stress, low motivation, poor mental well-being, and weak social relationship. Workers may feel powerless and believe that their work has no real meaning. Thus can reduce productivity and lower their quality of life. एलिनेशन की वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, सोशल रिलेशनशिप भी वीक हो जाते हैं एंड प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। तो वर्कर को लगता है उसके काम का कोई रियल मीनिंग तो है ही नहीं एंड इससे उनकी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होती है, साथ में जो उनकी लाइफ की क्वालिटी है वो भी लो हो जाती है। Conclusion. The theory of alienation explains how the capitalist system can make workers feel disconnected from their work, society, and themselves. Marx believed that this problem exists because workers do not own or control the means of production. Although modern workplaces have improved in many ways, alienation can be seen in repetitive job, low-paid workplaces where employees have little control over their tasks. The theory remains important for understanding work,
inequality and the relationship between employers and workers in modern society. सी कार्ल मार्क्स की थियोरी जो एलिनेशन की है वो बताती है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स अपने ही प्रोडक्ट से एंड वर्क प्रोसेस से दूसरे लोगों से खुद से कैसे अलग हो जाते हैं, है ना। इसका जो मेन रीज़न है वो प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव है। ये थियोरी हमें वर्कर्स की प्रॉब्लम को समझाने एंड उनके लिए बेटर वर्क कंडीशन क्रिएट करने की इम्पोर्टेंस बताती है, करेक्ट। एंड इसीलिए थियोरी ऑफ एलिनेशन को मार्क्स की सबसे इंपॉर्टेंट थियोरीज में से माना जाता है, क्योंकि ये वर्क इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉय वर्कर रिलेशनशिप को गहराई से एक्सप्लेन करती है कि इन लोगों में क्या चल रहा है। सी हमने इतना डिटेल में कभी सोचा ही नहीं कि वर्कर्स क्या फील करते होंगे, लेकिन इस थियोरी के थ्रू हमें समझ में आ रहा है कि वो कितने ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हर चीज़ से, करेक्ट। एंड ये थियोरी हमें यही समझा रही है कि ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस क्रिएट होनी चाहिए। Let's move on to next question. Trace the evolution of feminist political theory. Feminist political theory is a branch of political science that studies the position, right, and role of a woman in society and politics. It questions gender inequality and demands equal rights and opportunities for women. Over time, the feminist political theory has developed through different stages and each focusing on new issue and solution. फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थियोरी पॉलिटिकल साइंस की एक सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो विमेन के पोजीशन, राइट्स एंड रोल को स्टडी करती है। ये थियोरी जेंडर इनइक्वालिटी को चैलेंज करती है एंड विमेन के लिए इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज की डिमांड करती है। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थियोरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि विमेन को भी सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका एवोल्यूशन। Early feminism, 18th to 19th century. The first stage of feminist political theory began in the 18th and 19th century. During this period, women demanded equal legal and political rights. They fought for the right to education, property, and voting. Thinkers like Mary Wollstonecraft argue that women are as rational as men and should receive equal education. This phase is also known as liberal feminism. ये जो अर्ली फेमिनिज्म है वो 18th एंड 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। उस समय विमेन के पास बहुत ही कम लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे। उन्हें एजुकेशन का भी इक्वल राइट नहीं था, प्रॉपर्टी राइट्स भी काफ़ी लिमिटेड थे एंड साथ में वोटिंग राइट भी उनको नहीं था। इसलिए इस पीरियड में विमेन ने इक्वालिटी की डिमांड शुरू की थी एंड इस फेस की जो फेमस थिंकर हैं वो है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि विमेन भी मेन की तरह इंटेलिजेंट हैं एंड रैशनल होती हैं, इसीलिए उन्हें भी इक्वल एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, लिबरल फेमिनिज्म भी कहते हैं। First wave took place in the late 19th and early 20th century. Its main goal was to secure voting rights and legal equality for women. Women organized movements and protests to gain political rights. As a result, many countries granted women the right to vote. ये 19th सेंचुरी के एंड एंड 20th सेंचुरी की बिगनिंग में आया था। इस फेज का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो वुमेन को वोटिंग राइट दिलाना एंड लीगल इक्वालिटी दिलाना ही था। वुमेन ने रैलीज, प्रोटेस्ट, मूवमेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए। कई कंट्रीज़ में इस स्ट्रगल के बाद वुमेन को वोटिंग राइट्स भी मिल गए थे। एंड एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखिए कि इसी वजह से फर्स्ट वेव को सफरेज मूवमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार हमें मिला ही था, ठीक है, वुमेन्स को मिला ही था, राइट। सेकेंड वेव फेमिनिज्म. The second wave expanded the focus beyond voting rights. It addressed the issues as equal pay, reproductive rights, workplace discrimination, domestic violence, and family rules. Feminists argue that true equality requires change in both society and culture. Simone de Beauvoir highlighted how society creates unequal gender roles. सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने सिर्फ वोटिंग राइट्स तक अपनी बात नहीं रखी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने और भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज उठाए, जैसे इक्वल पे हो गया, रिप्रोडक्टिव राइट्स हो गए, फैमिली रूल्स हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए। तो फेमिनिस्ट ने कहा कि लॉ में इक्वालिटी काफ़ी नहीं है, सोसाइटी एंड कल्चर में भी चेंजेस आने ज़रूरी हैं। एंड इस फेज की जो फेमस थिंकर थी वो सिमोन दे ब्यूवर थी। उन्होंने बताया कि सोसाइटी ही विमेन एंड मैन के अलग जेंडर रोल्स बनाती है एंड इसी वजह से इनइक्वालिटी पैदा होती है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, 1990s. The third wave recognized that women have different experience based on race, class, religion, culture, and sexuality. It promoted diversity and individual freedom. This phase introduced the idea of intersectionality, which explained that women can face multiple forms of discrimination at the same time.
थर्ड वेव फेमिनिज्म ने कहा कि हर वुमेन का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। किसी वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की वजह से या फिर हर वुमेन को अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। जैसे किसी ने जेंडर की वजह से फेस किया, कोई रेस, रिलीजन, क्लास, कल्चर, इन अलग अलग तरीके की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। ठीक है। एंड इसी फेस में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी आया, इंटरसेक्शनैलिटी। इसका मतलब होता है कि एक ही पर्सन एक ही साथ कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है। जैसे एक पुअर वुमेन है, उसको जेंडर एंड पॉवर्टी दोनों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। या फिर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी की वुमेन है, उसको रिलीजन एंड जेंडर दोनों की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो थर्ड वेव ने डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम को भी इंपॉर्टेंस दी है। कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म Today, feminist political theory focuses on both national and global issues. It discusses equal political representation, gender justice, digital safety, LGBTQ+ rights, violence against women, and economic equality. Modern feminism also supports the empowerment of marginalized women and encourage inclusive policy. आज का फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी नेशनल एंड ग्लोबल दोनों इश्यूज़ पर फोकस करता है। ठीक है। जैसे इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जेंडर जस्टिस, डिजिटल सेफ्टी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। एंड आज का जो फेमिनिज्म है वो सिर्फ वुमेन के बेसिक राइट्स की बात नहीं करता, ये इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन को एम्पावर करने पर भी जोर देता है कि हर तरह की वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या हैं। डिमांड्स इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये मैन और वुमेन के बीच इक्वालिटी डिमांड करती है। अपोज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड पैट्रियार्की को अपोज करता है। सपोर्ट इक्वल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स, ये थ्योरी सभी के लिए पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स इक्वल चाहती है। लोगो प्रमोट्स वुमेन पार्टिसिपेशन, ये वुमेन पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर जोर देती है। साथ में ये फ्रीडम, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट करती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। The evolution of feminist political theory shows how the struggle for women's rights has grown from demanding basic legal rights to achieving social, economic, and political and equality. Today, it continues to address new challenges and promotes an inclusive and just society where everyone has equal opportunities regardless of gender. फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थियोरी का एवोल्यूशन हमने ये बताता है कि वुमेन की जो स्ट्रगल्स हैं वो बेसिक लीगल राइट से शुरू होकर सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी तक पहुंच चुकी है। आज की ये थ्योरी सिर्फ वुमेन की राइट्स की ही बात नहीं करती है, बल्कि इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करती है। इसलिए फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थियोरी को मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच माना जाता है, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट एम है वो एक इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी बनाना ही है, जहाँ पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले बिना उनके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। Explore different approaches to the study of political theory. Political theory is the study of politics, government, justice, rights, freedom, and role of the state. It helps us to understand how society should be governed and how political systems work. Over time, scholars have developed different approaches to study political theory. The main approaches are given below. See, political theory, politics, government, state, justice, rights, ठीक है, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को स्टडी करती है। ये हमें बताती है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सिटीज़न के राइट क्या होने चाहिए, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल थियोरी बताती है। ठीक है। पॉलिटिकल थियोरी हमें पॉलिटिक्स को समझने एंड उसका एनालाइज करने का तरीका सिखाती है। टाइम के साथ स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल थियोरी को स्टडी करने के अलग अलग अप्रोचेस डेवलप किए हैं। वो अप्रोच अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव अप्रोच। द ट्रेडिशनल अप्रोच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल थियोरी। इट फोकसेस ऑन वैल्यू, आइडियल्स एंड मॉरल प्रिंसिपल। इट आस्क्स क्वेश्चन लाइक व्हाट इज जस्टिस, what is the best form of government. It studies what politics should be rather than what it is. Thinkers like Plato, Aristotle, John Locke followed this approach. सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये पॉलिटिकल थियोरी का सबसे पुराना अप्रोच है।
इस अप्रोच का फोकस वैल्यू, आइडियल्स एंड मॉरल प्रिंसिपल पर होता है। ठीक है, ये सवाल पूछता है कि जस्टिस क्या है, बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, अच्छी सोसाइटी कैसे बनती है। ठीक है, तो ये बताता है कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसका फोकस ये नहीं होता कि अभी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर देता है। इस अप्रोच को फॉलो करने वाले फेमस थिंकर्स कौन थे? प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन लॉक, इन सब ने इसी थियोरी को, इसी अप्रोच को फॉलो किया था। सेकेंड आता है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच स्टडीज पॉलिटिकल आइडियाज बाय लुकिंग एट their development over time. It explains how political institutions and theories have changed because of historical events. This approach helps us understand the background of modern political system and ideas. ये अप्रोच में पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन को उनकी थ्योरी के थ्रू समझा जाता है, यानी कोई पॉलिटिकल थियोरी या इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, टाइम के साथ कैसे बदला, इस पे फोकस किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज की डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ करता था। पहले वुमेन्स को राइट नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब सबको राइट है। हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करता है कि किसी भी चीज़ को हमें समझना है तो उसका बैकग्राउंड पहले समझना होता है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। दिस अप्रोच स्टडीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर, executive, judiciary, political parties and constitution. It focuses on how these institutions are organized and how they perform their function. It is useful for understanding the structure of government. इस अप्रोच में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाती है। ओके, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, जो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी हो गया, जो न्याय दिलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये थ्योरी देखता है कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और कैसे काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को समझने पर इस थ्योरी का फोकस होता है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। बिहेवियरल अप्रोच। The behavioral approach became popular in 20th century. It studies actual political behavior of individual and group instead of only political ideas. It uses scientific method like survey, observation, data analysis to understand voting, public opinion, and political participation. It focuses on fact rather than values. ये 20th century में बहुत ही पॉपुलर हुआ। बिहेवियरल अप्रोच सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज़ नहीं पढ़ता, ये लोग असल में पॉलिटिक्स में कैसे बिहेव करते हैं इस पर फोकस करता है। ये साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ करता है, जैसे सर्वे हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया। इन चीज़ों के थ्रू ये स्टडी करते हैं कि वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल ओपिनियन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है। ये फैक्ट्स एंड एविडेंस को इम्पोर्टेंस देता है कि आज के लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, ये जो सोच है, ग्रुप्स की जो सोच है, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी की जाती है। सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज़ पे फोकस नहीं किया जाता है, उनका जो बिहेवियर है वो पूरा स्टडी होता है। यहाँ पर फैक्ट्स ज़्यादा मायने रखते हैं rather than values. ओके, post-behavioral approach. The post-behavioral approach developed as a reaction to behavioralism. It argues that political theory should not only study facts but also solve political and social problems. It combines scientific research with moral values and emphasizes relevance, justice and social welfare. बिहेवियरल अप्रोच पर क्रिटिसिज्म हुआ कि ये सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करता है, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन बताता ही नहीं है। इसीलिए पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया। ये कहता है कि पॉलिटिकल थियोरी का पर्पस सिर्फ रिसर्च करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सोसाइटी की जो रियल प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना भी होना चाहिए। ये फैक्ट एंड मॉरल वैल्यूज़ दोनों चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है एंड जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर को एम्फेसाइज करता है कि ये चीज़ें बढ़ती रहनी चाहिए, जस्टिस मेंटेन रहना चाहिए हमारी सोसाइटी में और लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए। मार्क्सिस्ट अप्रोच। The Marxist approach, based on the ideas of Karl Marx and studies politics through the relationship between economic condition and society. It believes that political institutions mainly serve the interests of ruling class. It focuses on class struggle, equality and the removal of exploitation. ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर बेस्ड है। मार्क्सिस्ट अप्रोच कहता है कि पॉलिटिक्स को समझने के लिए इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन ही पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। ये अप्रोच किस पे फोकस करता है? क्लास के स्ट्रगल्स हो गए, इक्वालिटी हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे इसका फोकस रहता है। मार्क्स कहते हैं कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अक्सर रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करती है और ये जो दूसरे लोग रहते हैं उनके इंटरेस्ट तो साइड में हो जाते हैं, है ना। इसलिए सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों पे ध्यान देती रही
तो मिडिल क्लास वाले और जो बिलो मिडिल क्लास है उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के इंटरेस्ट के बारे में कौन सोचेगा, उनका वेलफेयर कैसे होगा। इसलिए ये जो एक्सप्लॉइटेशन है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। Now conclusion, different approaches to political theory help us understand politics from different viewpoints. The traditional approach focuses on ideals. The historical and institutional approach explain political development and institution. The behavioral and post-behavioral approach study political behavior and practical problem, while the Marxist approach emphasizes economic and social equality. Together, this approach provide a complete understanding of political theory and its importance in society. पॉलिटिकल थियोरी को समझने के लिए सारी जितनी भी अप्रोचेस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। हर अप्रोच पॉलिटिक्स को अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करता है, ये हमने अभी देखा। कोई भी एक अप्रोच पूरी पॉलिटिक्स को अकेला एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हर अप्रोच का जो फोकस है वो अलग अलग चीज़ों पर है ना। इसलिए सभी अप्रोचेस को साथ में पढ़ने से हमें पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसीलिए डिफरेंट अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस के फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि ये हमें पॉलिटिक्स को अलग अलग नज़रियों से समझने एंड एनालाइज करने की एबिलिटी देता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।